किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों की धान की फसल गभोट अवस्था में आ चुकी होगी और वहीं कुछ किसान भाइयों की फसल गभोट अवस्था के लिए अग्रसर होगी। वहीं कुछ किसान भाइयों की धान की फसल अभी वानस्पतिक विकास ले रही होगी। तो आज की जो जानकारी होगी वो होगी कि गभोट अवस्था में हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है। कारण क्या होता है कि जब हमारी फसल गभोट अवस्था में होती है तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में गभोट अवस्था में यूरिया दे देते हैं और उनका कहना होता है कि यूरिया देने से हमें धान की पैदावारी अच्छी मिलती है। तो यूरिया देने का बल्कि उस गभोट अवस्था में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। कारण कि जब यूरिया फसल पा जाती है तो फसल लंबाई में बढ़वाने लगती है, फसल हरी हो जाती है। वहीं जो ताकत बालियों में लगनी चाहिए वह फसल की बढ़वार होने में लगती है। तो गभोट अवस्था में कदापि अधिक यूरिया का इस्तेमाल न करें, बल्कि गभोट अवस्था में यदि देना चाहते हैं तो पोटास का इस्तेमाल आप करिए। और यदि आप स्प्रे वाले पोटास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इस अवस्था में यानी गभोट की अवस्था में 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पोटास ले लीजिए और उसे आप रेत में मिला करके अपनी धान की फसल में छिट्टा लगा दीजिए। और पोटास देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में बहुत अच्छी नमी होनी ज़रूरी है। और यदि आप यूरिया का इस्तेमाल गभोट अवस्था में करना ही चाहते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में आप यूरिया का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ के पीछे आप 10 किलो या 12 किलोग्राम ही यूरिया रखें तो इसका आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि यूरिया इस्तेमाल कर देंगे तो इसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा, फसल बढ़वा नहीं लगेगी, यहाँ तक कि फसल गिरने की समस्या भी देखी जा सकती है। वहीं फसल तो हरी होगी लेकिन बढ़वार ज़्यादा लेगी और इसका हमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गभोट की अवस्था में यदि आप स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप पोटास का इस्तेमाल आप करिए, रेत में मिला करके या थोड़ी सी यूरिया लेकर के उसमें मिला करके आप कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी फसल गभोट अवस्था में आ गई है और स्प्रे आप कर सकते हैं अपनी फसल में तो आप गभोट अवस्था के लिए आप ले लीजिए 05234, यह NPK है और इसमें 52% फास्फोरस है और 34% आपका पोटेशियम है। और इन दोनों का रोल बहुत गजब का होता है। फुटाव के समय बालियाँ अच्छी निकल जाती हैं, दाने भी बहुत अच्छी तरह से भरते हैं, दाने चमकदार और बोल्ड भी होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है फास्फोरस और पोटेशियम का। तो इस समय आप 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 लीजिए और इसे आप 150 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिए। इसके इस्तेमाल से झंडा पत्ता भी स्वस्थ रहेगा, बालियाँ भी बहुत शानदार निकलेंगी और फसल भी एकसार दिखेगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 05234 के स्प्रे का। कुछ किसान भाई बोरान का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी धान की फसल में और कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब धान में बालियाँ निकल आती हैं तो उस समय बोरान का इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय बोरान का इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है क्योंकि परागण की क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। परागण की अच्छी क्रिया होने के लिए बोरान बहुत ज़रूरी है और बोरान ही दाना बनाने का कार्य करता है। तो बोरान यदि आप देना चाहते हैं अपनी धान की फसल को तो आप NPK 05234 में मिला करके दीजिए और उस समय दीजिए जब धान की फसल से बालियाँ न निकली हो, यानी कि फसल आपकी गर्भावस्था में हो तो उस समय आप बोरान का इस्तेमाल करिए। 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसे NPK 05234 के साथ मिला करके आप स्प्रे कर लीजिए। और हमारी फसल फुटाव में जब आ जाती है तो जब बालियाँ निकलती हैं तो उस समय हल्दी बीमारी का अटैक देखने को मिलता है। तो हल्दी बीमारी के लिए आप क्या करिए कि कोई अच्छी सी फंगिसाइड लीजिए और गभोट अवस्था में ही स्प्रे कर दीजिए ताकि हमारी फसल में किसी भी तरह की फंगस ना रहे, क्योंकि हल्दी बीमारी भी एक फंगस बीमारी है। तो आप फंगस को कंट्रोल कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में जब बालियाँ आपकी फसल में निकलेंगी और दाना भरना शुरू होगा तो हल्दी बीमारी का अटैक न हो। अभी तक कोई ऐसी गारंटेड दवा नहीं बनी है कि जो हल्दी बीमारी को रोक सके और किसान भाई इसके रुकाव के लिए यानी कि इसे रोकने के लिए टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर लेते हैं अपनी धान की फसल में और वहीं प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर लेते हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर लेते हैं। वहीं डुपांट की एक दवा आती है गैलीलियो वे, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई हल्दी बीमारी को रोकने के लिए करते हैं। और ख़ास तौर पे गैलीलियो वे को कंपनी ने हल्दी बीमारी को रोकने के लिए ही बनाया है, क्योंकि इसकी रैपर पे लिखा भी है कि यह हल्दी बीमारी को रोकने में सक्षम है। तो आप
जब आपकी फसल फुटाव में है तो उस समय आप गैलीलियो वे का स्प्रे अपनी धान की फसल में यदि कर देते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में जब बालियाँ निकलेंगी और दाना बनना शुरू होगा तो उस समय आपकी फसल में हल्दी बीमारी का अटैक न हो। कुछ किसान भाई अपनी धान की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। तो NPK 0050 का स्प्रे हमें करनी है जब हमारी धान की बाली में दाना बनना शुरू है, दूध से जब दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उस समय हमें NPK 0050 का स्प्रे करनी है। और इसकी मात्रा हम ले सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसे भी आप 150 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और कीटनाशक भी ज़रूरी होता है धान की फसल के लिए, क्योंकि गंधी कीट होती है, यह दाने में जो दूध बनता है उसको चूस करके ख़त्म कर देती है। इसका परिणाम क्या होता है कि दाने ही नहीं बनते खोखले में, तो खोखला रह जाता है दाना और पैदावारी भी घट जाती है। तो कुछ किसान क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं तो उसी समय कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं। तो कीटनाशक का स्प्रे तत्काल न करें, जैसे ही बालियाँ निकलें उसी समय ना करें, बल्कि बालियाँ निकलने के बाद करें। यदि आपको कीट का अटैक दिख रहा है तो करें, नहीं तो जब आपकी फसल रेड़ा में है यानी कि फुटाव में है उसी समय आप कर लीजिए। यानी कि गर्भावस्था में यदि आपकी फसल है तो उसी समय आप कीटनाशक का स्प्रे कर लीजिए, नहीं तो बालियाँ निकलने के बाद करिए जब आपकी फसल में कीट का अटैक हो। वहीं फुटाव के समय एक गलती हमें और नहीं करनी है कि फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। धान की फसल में यदि नमी की कमी हो गई तो हमारी धान की फसल में फुटाव एक बराबर देखने को नहीं मिलता है। बालियाँ बारी बारी से निकलती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि कुछ बालियाँ पहले पक जाती हैं, वहीं कुछ बालियाँ बाद में पकती हैं, तो पकाव एक साथ नहीं होता है, वहीं फसल भी नीचे ऊपर दिखती है। तो फुटाव के समय बहुत अच्छी नमी बना के रखें अपनी धान की फसल में। यदि नमी की कमी है तो उसमें पानी ज़रूर लगा दें। पानी लगा देंगे तो बालियाँ भी एक सार और एक बराबर निकलेंगी और फसल में फुटाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कारण कि धान की फसल में यदि नमी की कमी हो गई तो बालियाँ एक सार यानी कि एक साथ नहीं निकलती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है बालियाँ निकलने में। तो खेत में यदि नमी नहीं है तो आप नमी ज़रूर लगा दीजिए। और बालियाँ निकलने के बाद किसी भी फर्टिलाइज़र आदि का इस्तेमाल कदापि न करें, क्योंकि इस समय यूरिया देने का कोई लाभ नहीं मिलता है, तो भूल करके भी आप इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसका आपको घाटा देखने को मिलेगा। फंगिसाइड में आप जब आपकी फसल फुटाव में हो तो उसी समय आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए, कि हो सकता है कि आपकी फसल में हल्दी बीमारी याद न आए। शीत ब्लाइट बीमारी देखने को मिलती है जब फसल फुटाव में आती है, तो शीत ब्लाइट आदि को रोकने के लिए आप किसी अच्छी सी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए। प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी दवाएं हैं जो शीत ब्लाइट बीमारी को रोक लेती हैं। वहीं नेक ब्लास्ट ऐसी बीमारी आ जाती है कि बाली नोक से टूट जाती है और पूरी बाली के जो दाने होते हैं वो खोखले रह जाते हैं, यानी कि भरते ही नहीं हैं। ये भी एक नुकसान का बहुत बड़ा कारण होता है नेक ब्लास्ट। तो इसके लिए भी किसी अच्छी फंगिसाइड का आप स्प्रे कर लीजिए यदि आपकी फसल में बीमारी दिख रही हो। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो आपकी फसल में आ सकती हैं, इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है फसल को। और समय समय से अपनी फसल की देख रेख करते रहिए। यदि कीट का अटैक हो रहा है आपकी फसल में, तनाछेदक कीट का अटैक हो रहा है तो उसका भी नियंत्रण करें, क्योंकि तनाछेदक भी आ जाता है आपकी फसल में तो तने से काट देता है, तो जिसका परिणाम क्या होता है कि बालियाँ सूख जाती हैं। तो तनाछेदक यदि ज़्यादा दिख रहा है आपकी फसल में तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं रिजेंट का भी इस्तेमाल आप 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, क्योंकि रिजेंट जो है अब अल्ट्रा के नाम से आ रहा है। तो अब अल्ट्रा में 0.6% है पिप्रोनिल, तो आप अल्ट्रा ले सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं भी और भी कई तरह की दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल आप तनाछेदक कीट के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाई अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावारी के लिए विशेष तौर पे देख रेख करते रहें, और जिस चीज़ की भी कमी दिख रही है उसकी पूर्ति करें, तो निश्चित तौर पे आपको धान की फसल से बहुत अच्छी पैदावारी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।